हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। काफ़ी उत्सुकता रहती है लोगों को। जब 10th की परीक्षा देते हैं बच्चे तो मन में बहुत सारी आशाएं आ जाती है कि अब हमें इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, जज बनना है, कंप्यूटर बनना है, मैनेजमेंट में जाना है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, एक सपना देखना चाहिए। और सपना जब अधिक से अधिक देखेंगे तब उसी के अनुसार लोग एम्बिशियस बनते हैं और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए, उच्च स्तरीय होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। आपके सामने जो मेरा YouTube चैनल है रेबल फिजिक्स, आपसे लगातार निरंतर संपर्क बनाया हुआ, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब जो मेरा चैनल है रेबल फिजिक्स पर जाकर एक एक टॉपिक को वॉच करें, व्यू करें, देखें और उससे मजा ले, आनंद उठाएं। जरूर वीडियो को पॉज करके, रुक करके देखें, कॉपी कलम साथ में रखें, नोट्स बनाते चलें। वीडियो को बीच में पॉज करके रुक जाए, उसका नोट्स बना लें, ताकि बार बार वीडियो को आपको क्लिक करके देखना न पड़े और अपने कॉपी में नोट्स बनाकर उसको निरंतर पढ़ते रहें। जहाँ कभी भी दिक्कत हो, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं न्यू चैप्टर के साथ। सबसे पहले वार्म वेलकम फिर आपका कि आप नए क्लास में नए कदम के साथ स्टेप रखते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बढ़ता हूँ, क्योंकि कर्म ही करना है, नॉलेज को एक्वायर करना है। नॉलेज इज पावर, और ये शक्ति कभी जाने वाली नहीं होती, अक्षुण्ण होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमको कैसे बेटर प्रोस्पेक्ट को बढ़ाना है। इसके लिए हम सदैव आपके साथ तत्पर हैं और आप भी मेरे साथ निरंतर इस चैनल के साथ बने रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, आपका 11th का फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। मैं चैप्टर का नाम लिख दिया। वैसे पहले से इस चैप्टर को लोग यूनिट एंड डायमेंशन के रूप में जानते आए हैं, काफ़ी फेमस है वो, यूनिट एंड डायमेंशन। उसी चैप्टर का नाम अब न्यू सिलेबस के अनुसार बदल दिया है सीबीएसई, और ऑल ओवर इंडिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जो सिलेबस मान्य है फिजिक्स का, उसका फर्स्ट चैप्टर है 11th का मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। नाम ही से देख रहे हैं, भौतिक संसार है ये, और ये मेजरमेंट है, मापना है ये। अब बात उठती है, मापना किसे है? दूध को, पानी को, प्याज को, टमाटर को? हाँ, सबको मापना। ब्रह्मांड में, संसार में जितनी भी चीजें हैं सबको मापना है। अलग बात है, बुखार मापने के लिए कुछ और होगा, प्रेशर मापने के लिए कुछ और होगा, टमाटर बैगन मापने के लिए कुछ और का इस्तेमाल होगा, लेकिन होगा। यही भाई आज मेजरमेंट पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड के साथ। पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देना है, यही फिजिक्स है। और उस फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसका मेजरमेंट करना है? तो फिजिकल क्वांटिटी का। याद रखिए, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी। आप ये चीज पहले 9th से भी पढ़ के आए होंगे। प्राइमरी फर्स्ट स्टेप टू जेईई और मेडिकल और 11th 9th को ही माना जाता है। इसलिए 9th में यदि अच्छा से पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं। मेरे चैनल पर आप निरंतर बने रहे, हमारे साथ संपर्क में रहे, आपका 9th से भी क्लियर आपका होता जाएगा और 11th आपको पढ़ना ही है, और इसी से आपका बेस तैयार होगा। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कहता है ऐसा क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को माप सके हम। मापने का क्या मतलब? 2 पैरामीटर आपके पास होना चाहिए। जैसा कि हम समझा रहे, पहले फिजिक्स है, समझिएगा, फर्स्ट चैप्टर है, पहले इंटरेस्ट जगाइए, आप क्रिएट कीजिए अंदर, अपने IQ को, पोटेंशियल को डेवलप कीजिए, सब साथ में आ जाएगी। एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं NU, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, पता चल रहा होगा, अल्फाबेट आता होगा, ABCD जानते होंगे हम लोग।
हर कोई जानता है, तभी आज क्लास में आते हैं। देखिए x इजकल टू एन यू, x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब पी क्यू नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। तो x फिजिकल क्वांटिटी, n का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। ये समझा रहा हूं मैं, ध्यान देंगे आप, हर बनाएंगे नहीं। और u का मतलब हो गया यूनिट, आ गया। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये दोनों जिसके पास होंगे वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ 5 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, नोबडी कैन डिस्टिंग्विश ऑल दिस 5, हर 5 ही लिखा हुआ है, कोई अंतर इसमें अभी नहीं है। लेकिन यदि इसके साथ मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, इस टाइप से बहुत सारा नाम हम डाल दें, तब आप समझ जाते हैं कि नहीं ये अलग हो गया। तो जब कभी मार्केट जाते हैं आप आलू खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, कहते हैं 5 मीटर दे दो प्याज। मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। लोग हंसने लगते हैं, अगल बगल के आपके तरफ के सब आप ही तरफ देखने लगता है लोग। आप सोचते हैं हमारी ओर क्यों देखता है? कोई बात नहीं है, अरे जो स्मार्ट होता है, जो अच्छे होते हैं, उसी को ना लोग देखते हैं। किसी रूप में तो स्मार्ट है आप, कि आपने कहा 5 मीटर आलू दे दीजिए, तब याद आता है वाह क्या मैंने कह दिया, ले, अरे हमको तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा, हमको तो 5 केजी प्याज मांगना चाहिए। 5 मीटर तो कपड़ा लोग खरीदता है, 5 केजी चावल खरीदेंगे। अब ये सेकंड क्लियर दिखने को लगता है कि जरूर टाइम को बता रहा होगा। केल्विन को कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, पढ़ के आए हैं। आप 9th क्लास में भी केल्विन और डिग्री सी पढ़ के आए थे। आप टेम्परेचर को बदलना था, वहाँ भी केमिस्ट्री का एक चैप्टर था, उसमें आप बदलते थे। तो उस स्थिति में आप लोग 273 यदि केल्विन बनाने के लिए डिग्री सी में 273 को ऐड कर देते थे तो केल्विन बन जाता था। केल्विन कोई दुकानदार नहीं, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक, ध्यान रखेंगे। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन को, लेकिन अभी आप नाम जान लीजिए। तो देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन जब मैंने डाल दिया तो इसका अर्थ जो है सार्थक हो गया। अब ये दोनों के साथ जब सार्थक बना तो ये जो 555 है यही हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये जो देख रहे हैं मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, ये हो गया u। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों मिल गया, तब बन गया कौन? फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलने के बाद किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मीटर लगा हुआ है तो लेंथ को मेजर करेगा, केजी लगा हुआ है मास को मेजर करेगा, सेकंड लगा हुआ है टाइम को मेजर करेगा, और केल्विन यदि है तो वह टेम्परेचर को मेजर करेगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसका मेजर किया जा सकता है। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ। यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, परिमाण, कितना, हाउ मच। आप बोले 555, कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही बोलेगा, कोई 6 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा, कोई 9 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 2000 बोलेगा, कोई 200 बोलेगा, कोई 100 बोलेगा। ये बाध्यता नहीं है कि 5 ही बोलना है। अलग बात है कि मैं 5 बोलता हूँ, क्योंकि 5 मेरा फेवरेट डिजिट है, इसलिए मैं 5 का इस्तेमाल पहले दिन से शुरुआत करता हूँ, याद रखेंगे आप। तो इसीलिए 5 मैंने लिख दिया। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलेंगे और ये यूनिट है, दोनों मिलने के बाद फिजिकल क्वांटिटी बनता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ कॉल्ड इट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के नाम में क्लियर हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, थर्मल कैपेसिटी हो गया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाने जाते हैं। अब इतनी अधिक संख्या होने के कारण जरूर उसका कैटेगराइज किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में बांट देते हैं।
तो फिजिकल क्वांटिटी को 3 भाग में बांटते हैं हम लोग, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको हम परिभाषा पहले बता देते हैं कि इसका फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या है। द क्वांटिटी which can be measured called a physical quantity. The quantity which can be measured called a physical quantity. In other words, दूसरे शब्दों में, the quantity having magnitude and unit, both called a physical quantity. देखिए PQ से इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको आगे हम यूज करेंगे PQ तो समझ में आए कि PQ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जनरली एनी फिजिकल क्वांटिटी, देखिए PQ ध्यान रखेंगे आप, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड in terms of x is equal to nu। ध्यान रखें, x is equal to nu, जहां पर n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, where n है न्यूमेरिकल वैल्यू and U है यूनिट, ध्यान रखेंगे, और x जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये जो x देख रहे हैं, x ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रहेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, कुछ नाम लिख के रख देंगे ताकि आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, मोमेंटम है, टॉर्क है, रेसिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक्सेट्रा। दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ तक जाए, छोड़ दिया जाए। एक सीमा तक पहुँचने के बाद हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम चाहिए, ठहराव चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। और थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले लें, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देख लें, ज़्यादा अच्छा होगा। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए चार्ट बना देंगे। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप, एक को बोलते हैं फंडामेंटल, दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड, और तीसरे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सहायक।
ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड DRIVED, डिराइव्ड व्युत्पन्न, और ये फंडामेंटल, फंडामेंटल ध्यान देंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एज फॉलोज: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब नंबर 1 फंडामेंटल, ध्यान देंगे, फंडामेंटल PQ लगा दिए, समझ गया हो गया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which do not depend upon any other physical quantity, those physical quantity which do not depend upon any other physical quantity is said to be fundamental physical quantity. They are also said to be basic quantity. कहता है वह क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। those physical quantities which do not depend upon, which do not depend upon any other physical quantity called fundamental PQ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। दे आर ऑल्सो सेड टू बी, they are also called basic physical quantity, basic physical quantity। याद रखेंगे, ये मूल भौतिक राशि भी इसको बोलते हैं। अब आपके साथ एक लंबा सा लिस्ट हमने दिखाया, देश दुनिया जगह, आप 7 समंदर पार तक लिस्ट देके देखते बोर्ड भर गया। तो अब उसमें से तो सारे के सारे फंडामेंटल होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो याद रखेंगे ओनली 7। दुनिया में पूरे के पूरे फिजिकल क्वांटिटी में साथ ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग बोलेंगे कि आउट ऑफ सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज, आउट ऑफ सेवरल physical quantities, there are only 7 physical quantities known as fundamental physical quantities as follows। सातों का नाम जान जाए हम लोग। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, लेंथ। नंबर 2 मास। नंबर 3 टाइम। नंबर 4 टेम्परेचर, टेम्परेचर ध्यान देंगे, टेम्परेचर। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, तो ये केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो हम लोग यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखिए लेंथ को ध्यान रखिएगा, ये मीटर में METR, मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, और ये मोल में। आप देखते होंगे केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे 9th में, आप एक चैप्टर ही था आपको मोल पढ़ने के लिए, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे 9th क्लास में केमिस्ट्री में, मोल 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 बार बार आता होगा। तो ये आपका हो गया ये। अब जैसे लेंथ है मीटर, इसका सिंबॉलिक फॉर्म M, इसका सिंबॉलिक फॉर्म kg, इसका S लिखिए या SEC लिखिए। ये केल्विन, ये A, ये CD और ये M।
ध्यान रखेंगे आप, ये स्मॉल एम है दैट इज मीटर, ये कैपिटल एम भी लिखते हैं मोल को, इसलिए बहुत जगह पूरे मोल लिख दिया जाता है MOL। तो देखिए लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ये जो देख रहे हैं आप ये यूनिट है, ध्यान रखेंगे यूनिट है। और ये जो देख रहे हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज है, यही को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप जो 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि और का नहीं होगा, ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा। मोस्टली कॉमनली यूज जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ मास टाइम का हम लोग यूज करते हैं मैकेनिक्स में पार्ट 1 में, इसीलिए हम आपको यहाँ पर रेड लगा दिए कि ताकि ये बार बार आपको सिग्नल देगा। ग्रीन सिग्नल सब में लगा हुआ है, इसका मतलब सबको सब पढ़ना है। इसलिए ऑल ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा टाइप को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वांटिटी का टाइप जिसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी इसका अर्थ क्या हो गया? व्युत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न। तो दूसरे से उत्पन्न का मतलब आम के पेड़, बबूल के पेड़, केला के पेड़, उससे उत्पन्न नहीं, जो आपने फंडामेंटल पढ़ा उससे उत्पन्न। इससे क्लियर हो गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तुरंत हम लोग लिख लेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, अच्छा रहेगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be obtained from fundamental physical quantity, those physical quantity which can be obtained from fundamental quantity, यानी fundamental physical quantity called derived quantity, derived quantity। एकदम क्लियर रहिएगा, ये जो आपने लिखा डिराइव्ड, इस पर ध्यान दीजिए, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तब तो क्लियर हो गया कि जो फंडामेंटल लिस्ट में है उसी से ये बनेगा। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल देंगे तो आपका पूरा माथा का जो है पिछला भाग जो है काम करने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने में अलबलाए लगते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एरिया, क्लियर है? एरिया क्षेत्रफल आपने देखा होगा जब आप 9, 10th, 8th मैथ्स बनाते हैं, सुपरस्टार होते हैं आप लोग मैथ्स बनाने में भाई, जवाब नहीं है आप लोगों का। आप लोग तो ग्रेट मैथमेटिशियन होते हैं, इसमें नो डाउट। हम तो भाई आपसे डरे रहते हैं मैथ्स में, कहाँ सिंप्लीफाई में आप लोग क्या जवाब दे दीजिएगा, कहाँ रोक दीजिएगा, डरते हैं फिर भी, लेकिन उम्मीद से साथ चलते हैं कि आप हमारे साथी हैं, साथ देंगे। हाँ, विरोधी तो है नहीं। तो देखिए एरिया, चाहे आप रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, सर्कल का एरिया निकालिए, आप क्यूब का निकालिए, क्यूबॉइड का निकालिए, स्फीयर का निकालिए, सेमी स्फीयर का निकालिए, किसी का निकालिए, लेकिन सबका आंसर लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। देखिए देवांशु जी क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए 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 देवांशु जी को, देवांशु जी क्या कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। क्या देवांशु जी? सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल रहे हैं? अरे एक ही चीज है, आप मीटर स्क्वायर बोलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, कोई फीट का स्क्वायर बोलेगा, ये सब एक ही चीज है। हम आगे बात करेंगे, हम लोग सिस्टम को बताएंगे, हम बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते हैं, पूरे दुनिया के हम बोलते थे एक साथ, तो ऐसा ही सिस्टम का यूज करते हैं। उसमें हम लोग मीटर लिखते हैं एक लंबाई का, तो एरिया जो है वो 2 लंबाई का प्रोडक्ट है, यानी हम लोग एरिया को लिखते हैं लेंथ इनटू लेंथ। अब बोलिए लेंथ तो देखे थे अभी आप, फंडामेंटल क्वांटिटी में था, लेंथ पर डिपेंड किया, इसका मतलब एरिया किस में आया? डिराइव्ड में। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? लेंथ। याद रखेंगे, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ के साथ ही प्रोडक्ट बन के बना कौन? एरिया। तो क्लियर हो गया
कि ये यदि लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखिए, तो एरिया बन गया डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया क्या बन गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये क्लियर हो गया कि एरिया डिपेंड किया लेंथ पर, यानी एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी। मान ले दूसरा एग्जांपल देते हैं, वॉल्यूम। देखिए ध्यान से आप, वॉल्यूम को लिखते हैं LBH, L गुने B गुने H। मेरा कहने का मतलब है कि ऑल दिस थ्री आर इन लेंथ, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, सब के सब लंबाई है। यानी इसको हम लोग यदि एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए आप कि ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, 3 लंबाई होगा तब वॉल्यूम बनेगा। इसका अर्थ है कि वॉल्यूम डिपेंड किया लेंथ पर, और लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ये ध्यान रखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब रहा बात यूनिट के रूप में, तो आप अभी अभी यूनिट बताए थे, आप देखे थे चार्ट में कि एक लंबाई के लिए मीटर था, यहाँ 2 लंबाई है तो नेचुरल है लंबाई का यूनिट मीटर, तो 2 बार है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि एरिया का यूनिट पूछा जाए यूनिट, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर बोलेंगे। वॉल्यूम में देखिए 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, और 1 लेंथ का होता है मीटर, 3 बार मल्टीप्लाई किए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। M का मतलब मीटर, सिंबल के रूप में लिख रहे हैं। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये यूनिट है कौन, तो आपको हम बताएंगे, सिस्टम अलग बात है, लेकिन आप यहाँ जान लीजिए कि ये SI यूनिट है। कौन यूनिट है? SI यूनिट। जब कभी फिजिक्स को पढ़ा जाता है तो SI यूनिट में देखिए एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। थर्ड एग्जांपल देते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। देखिए आप ध्यान से, मास बाय वॉल्यूम। अब मास क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम किस पर निर्भर किया? लेंथ पर। तो जब वॉल्यूम किया लेंथ पर निर्भर, और मास खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम लेंथ की ओर निर्भर किया, लेंथ फंडामेंटल है, तो इस आधार पर डेंसिटी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। देखिए मास, अब बाय वॉल्यूम के लिए लेंथ, गुने लेंथ, गुने लेंथ, 3 बार। इस आधार पर देखिए SI यूनिट हो गया। SI यूनिट मास का क्या हो गया? kg, और 1 2 3 बार तब kg पर मीटर क्यूब। इस तरह बहुत सारे हम लोग क्वांटिटी को देखेंगे जो आपको तैयार किया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से तैयार किए जाएंगे उसका नाम हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह बहुत सारा बनाएगा, एग्जाम्पल बनेगा, इसीलिए हम लोग इसको ETC एक्सेट्रा दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वांटिटी को देख लें। थर्ड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। भाई सप्लीमेंट्री का मतलब सहायक, जो फंडामेंटल में नहीं है वो तो डिराइव्ड में होगा ही नहीं, तो जो फंडामेंटल में है वो डिराइव्ड में होगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उसको जगह दिया जाए, वही हो जाएगा सहायक, सप्लीमेंट्री। जैसे आप एनुअल में फेल करता है कोई लड़का, तो उसको फिर कंपार्ट परीक्षा दिला करके एनुअल के साथ इसको मिला दिया जाता है, और फाइनल रिजल्ट देकर उसका साल बर्बाद नहीं होता है, अगले क्लास में प्रमोट हो जाता है। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जस्ट हेल्प टू फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दो ही एग्जाम्पल हैं इसके, ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में 2 है। पहला
इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं हम एसटी रेडियन में। ये याद रखना जरूरी है। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, ये ऐसा यूनिट ध्यान रखेंगे। रेडियन को लिखेंगे आरएडी और एसटी रेडियन को लिखेंगे एसआरएडी। तो ये सॉलिड एंगल का मतलब हो गया सॉलिड स्फीयर के साथ बनेगा, 3 डायमेंशनल बनेगा। और ये प्लेन एंगल है, एक प्लेन के साथ बनेगा। तो प्लेन एंगल में एक सिंबल चलेगा, यानी जनरल रेडियन और सॉलिड एंगल, यानी प्लेन एंगल को हम लोग बोलेंगे रेडियन और सॉलिड एंगल को बोलेंगे एसटी रेडियन। क्लियर रहेगा। इस तरह आपने फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें कि प्लेन एंगल को थोड़ा समझ लेना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये आपके लिए चूंकि नया है रेडियन, इसीलिए मैं समझाना उचित समझता हूँ। प्लेन एंगल, देखिए ये एंगल है क्या। दरअसल ये आप देख रहे होंगे, ये आपका एक छोटा सा पार्ट देख लीजिए, ये भाग देख लीजिए, काट लिया आप चाप से। यहाँ कोई ना कोई एंगल बना थीटा डिस्क्राइब हुआ, ये आर है, ये आर है। ये ए और बी हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये एल लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई है। ये क्लियर कर दिया मैं कि ये जो ए बी है ये लेंथ ऑफ द आर्क है और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना एल के बराबर है। यहाँ दे देते हैं ओ, ये हो गया। सेंटर तो होना चाहिए। यदि इसी को कोई बढ़ा देता है इससे तो क्या बन गया, सर्किल। यदि इसको मिला दिया जाए तो सर्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ए बी बराबर है, तो कहता क्या है सो देखिए, ये जो एंगल बना थीटा, यही इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। ये प्लेन एंगल क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बाय एन आर्क। तो ध्यान रखेंगे जिस आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल डिस्क्राइब होगा, ये थीटा को हम लोग रेडियन बोलेंगे। यहाँ जो थीटा है, ये जो देखते हैं आप थीटा, ये हो जाएगा एल बाई आर। एल बाई आर ध्यान रखेंगे, हमेशा एंगल निकलेगा किस में, एल बाई आर से, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई इट्स रेडियस। देखिए थीटा इजकल टू एल बाई आर और ये रेडियन में होगा। अब हम बात करते हैं इसका ऐसा यूनिट, ध्यान रखेंगे आप, रेडियन। ये रेडियन बन गया। अब बात उठता है कि एक रेडियन कितना के बराबर होता होगा। क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं एंगल का यूनिट डिग्री। हम लोग जनरली आमतौर से एंगल किसमें बनाते हैं, डिग्री में। लेकिन यहाँ हम लोग लिखते हैं रेडियन। तो भाई हम लोग तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं ना, मैथ का तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेके नहीं आए हैं कि हम ज्योमेट्री में उसको एंगल बनाएंगे डिग्री में। तो हम लोग एसआई सिस्टम में पढ़ने हैं, इसलिए एसआई सिस्टम में हम लोग रेडियन पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेन एंगल हो या एंगल हो, इसको दोनों को सेम बोलते हैं, प्लेन एंगल या एंगल, दैट इज रेडियन। अब है क्या सो देखिए, आपको हम बता दें। आप देखिएगा मैथ में भी ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ेंगे और यहाँ भी वह 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ये याद रखना होगा आपको। यदि ये पूरा मिला दिया जाए तो सेंटर पर पूरा 360 डिग्री बनेगा। तो नेचुरल है 360 डिग्री बनेगा तो 2 पाई रेडियन बनेगा। एक आप जान गए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब 45 डिग्री कहेगा कितना रेडियन तो नहीं निकल जाएगा, कहेगा 1 डिग्री कितना रेडियन तो नहीं निकल जाएगा, 1 रेडियन कितना डिग्री तो नहीं निकल जाएगा। देखिए हम निकालते, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई, पाई के इजकल टू 22/7, 7 चला गया ऊपर। इसको सोल्व कर देंगे तो ये लगभग में 57.3 डिग्री आ जाएगा। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 रेडियन नियरली इक्वल टू 57.3 डिग्री। ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गया। देखिए जहाँ भी रहेगा रेडियन अब बना देंगे और हमेशा याद रखिएगा रेडियन कैसे ये। अब बात उठता है कि 1 रेडियन बनेगा कब, तो देखिए यहाँ से उठा लीजिए, बोलो देखिए थीटा इजकल टू क्या बोले, एल बाई आर। ऐसा स्थिति हो कि एल आर के बराबर हो जाए। जब एल और आर दोनों इक्वल हो जाएगा तब बताइए हमको कि थीटा 1 रेडियन होगा कि नहीं होगा। इफ एल बराबर आर देन थीटा इजकल टू 1 रेडियन।
तो वैसी स्थिति में 1 रेडियन का एंगल बन गया, यानी शर्त हो गया कि वन रेडियन का एंगल कब बनेगा, तो क्लियर हो गया कि थीटा बराबर L/R, यानी LR के इक्वल हो जाएगा। वैसी स्थिति में प्लेन एंगल हो गया। अब देखिए हम लोग सॉलिड एंगल का थोड़ा सा चर्चा कर लें, ये न्यू चीज है, थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड स्फीयर के साथ 3 डायमेंशनल बनेगा आपको तीनों दिशा में। अब यहाँ देख लीजिए, इस टाइप का एंगल बनेगा, तो बन गया ना 3 डायमेंशनल, इधर इधर इधर, तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहां जो एंगल बन रहा है यही 3 डायमेंशनल है। तो यहां जो एंगल बन रहा है इसी को हम बोलते हैं डी ओमेगा, और पूरा एंगल पर बना देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। ध्यान से देखिए, तो ये इस एंगल को बोलते हैं, ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल का क्या मतलब, ये हम लोग डी ए छोटा सा भाग एरिया ले ली, एरिया, और ये तो आर है। अब यहाँ पर देखिए, जब लेंथ लिए थे तो आर लिए थे, और यहाँ एरिया ले रहे हैं, एरिया का डिफ्रेंशिएट है छोटा सा भाग, डिवीजन ऑफ एरिया, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये पूरा एरिया लेंगे तो ए आएगा, छोटा सा भाग लिए तो डी आया एरिया। तो जब एरिया आया तो इधर से एरिया में तो देखे थे लेंथ इंटू लेंथ 2 बार, तो इसका क्या मतलब, जो एंगल डिस्क्राइब होगा तो डी ए लेंगे इधर से, तो आर स्क्वायर लेंगे इधर से। ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिए आप, यही आपका सॉलिड एंगल बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा जो नोटेशन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल ओमेगा, ग्रीक लेटर है ये, मन में होता होगा ये क्या है, ये ओम जैसा पढ़े थे 10वीं क्लास में, ऐसा नहीं है ये कैपिटल ओमेगा है, डी ओमेगा। यदि ये पूरा ओमेगा ले हम, तो ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, पूरा सॉलिड है, सॉलिड, तो ये सॉलिड स्फीयर का एरिया अब बाय आर स्क्वायर, तो सॉलिड स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा क्या बन गया 4 पाई st रेडियन। ये कब बनेगा, सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये यूपीएससी के परीक्षा में पूछता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर, ये जो आप देख रहे हैं आप, ये पूरा सॉलिड स्फीयर का पार्ट ले लेगा, तो वैसी स्थिति में कितना बड़ा सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई st रेडियन। आपको छोटा सा यही जानना है, जो आपके सामने ये फॉर्मूला यहाँ दिखा है, यही आपका सॉलिड एंगल का परिभाषा है, डी ओमेगा डी ए बाई आर स्क्वायर, स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट गिव्स द रिजल्ट ऑफ सॉलिड एंगल। इस तरह हम लोग ने छोटा सा ब्रीफ नोट्स देखा, एक हल्की जानकारी ली, इंट्रोडक्शन लिया, इस तरह बहुत अच्छी अच्छी बातों की जानकारी हम देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे टू एवरीबॉडी, टेक योरसेल्फ।